दोस्तों नमस्कार, मैं भारत फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम बेसिकली दो चीज़ों को पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले एक बात और भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो भी क्लास आप नेक्स्ट देख रहे होंगे, जैसे ये वाली क्लास बायोलॉजी 5 के नाम से अपलोड की जा रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि बायोलॉजी 5 को समझने के लिए आपको बायोलॉजी 4 एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। हमारे कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी टॉपिक होगा, तो टॉपिक पर हम नंबरिंग्स को इसलिए ही वहाँ पर डालते हैं ताकि विद्यार्थी इस बात को समझ सके कि उससे पहले भी कोई ना कोई वीडियो आ चुकी है उसके संबंध में, और हमारी कोई भी वीडियो होगी 7 नंबर की वीडियो को समझने के लिए आपको 6 नंबर की वीडियो से एक बार रूबरू होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की इस कक्षा में हम पादप सेल या प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिफरेंसेस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्लांट सेल को हम पादप कोशिका भी कहते हैं और एनिमल सेल को हम जंतु कोशिका भी कहते हैं। तो हमारा जो मूल हेडिंग होगा इस टॉपिक का वो है जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में समानताएं और अंतर, उनमें क्या क्या है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ टू। तो हमको ये दो टॉपिक्स को आज पढ़ना है यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जैसा कि बोर्ड पर इन बने हुए दो फिगर्स को देख पा रहे हैं, दो चित्रों को देख पा रहे हैं। इन दो चित्रों में आपको पता है कि ये वाला जो चित्र है ये यूकैरियोटिक सेल का है, जो जंतु कोशिका है उसका ये एक यहाँ पर चित्र बनाया गया है, जो कल वाली वीडियो कक्षा में भी मौजूद था। साथ ही साथ यहाँ पर हमने दूसरा फिगर जो बनाया है वो प्लांट सेल का है, पादप कोशिका का एक चित्र बनाया है यहाँ पर। इन दोनों के दोनों चित्रों को एक साथ बनाने का जो उद्देश्य है वो इस बात से है कि ताकि आप इन दोनों को देख करके इस बात को समझ पाओ कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, क्या क्या इनमें अंतर हो सकता है। फिगर्स को अच्छी तरीके से याद कर लेने के बाद में मैं यहीं पर ही आप लोगों के सामने एक टेबल भी बनाऊंगा, और उस टेबल में हम एक साइड में एनिमल सेल के बारे में और दूसरी तरफ हम प्लांट सेल के बारे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, विशेषताएं होंगी उनको हम वहाँ पर इंडिकेट कर रहे होंगे। हम वहाँ पर इंडिकेशन में हम पहले समानताओं को देखेंगे और बाद में क्या क्या विषमता है या क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस है, उनको वहाँ पर समझ रहे होंगे। तो ये हमारा जो उद्देश्य है इस कक्षा का वो इस बात से है कि आप लोग इन दोनों जो सेल्स हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से इनको याद कर पाओ। बात की जाए अगर समानता की, तो समानता में बहुत सारे ऐसे प्रमुख बिंदु शामिल हो सकते हैं जो दोनों के दोनों सेल में आपको एक जैसे ही दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि हमने अपनी कल की कक्षा में साइटोलॉजी नाम का टॉपिक पढ़ा, कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान में हमने इन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में, जितने भी कोशिका के प्रमुख अंग है, इनके बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था। आप लोग अगर इस कक्षा को अच्छे से कर चुके हो तो आप लोगों की ये कक्षा भी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके कि एक एक में क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या समानताएं आपको दिखाई पड़ेगी वहाँ पर। जैसे पहला जो यहाँ पर आपको अंतर दिखाई, पहला जो समानता, पहले हम समानता को देख लेते हैं, बाद में हम अंतर की ओर जाएंगे। पहली समानता क्या है यहाँ पर कि आप देखोगे कि राइबोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है और साथ ही साथ में प्लांट सेल में भी पाया जाता है। ये राइबोसोम को हम हिंदी में भी राइबोसोम ही कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अंतः द्रव्य जालिका भी कहते हैं, आप उसको प्लांट सेल में भी देख सकते हो और एनिमल सेल में भी देख सकते हो। प्लांट सेल में आपको ऐसे प्रतीत होगी ये, और यहाँ पर ऐसे दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये एक जेल फॉर्म में भरा हुआ एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो दोनों के दोनों सेल में आपको दिखाई पड़ता है। इसको साइटोप्लाज्म क्यों कहा गया? क्योंकि साइट का संबंध होता है सेल से, और सेल में भरा हुआ वो फ्लूइड जो प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, जेली फॉर्म में होता है, जेल की फॉर्म में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेल एक ऐसा लिक्विड होता है जिसकी विस्कोसिटी या श्यानता या गाढ़ापन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो साइटोप्लाज्म भी दोनों के दोनों सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो न्यूक्लियस भी दोनों के दोनों सेल में आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि एनिमल सेल में, इस जंतु कोशिका में, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट कोशिका में आप देखोगे कि ये साइड में या कॉर्नर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस बनता है यहाँ पर, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है वो साइड में पाया जाता है।
बात करें नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एल्टमैन ने इसकी खोज की थी और ये पूरी की पूरी सेल को पावर सप्लाई करता है, उसको एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि सेल में प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी मौजूद होता है। आपको एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस वाले सेल में यानी कि एनिमल सेल में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जबकि इस वाले सेल में यानी कि पादप कोशिका में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये बात भी आपको बेसिक यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात करें नेक्स्ट गोल्जी अपरेटिस या गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है और गोल्जी बॉडी आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। हमने डिस्कस किया था कि कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी और ये ट्रैफिक मैनेजर होता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी होता है, सिंथेसिस होता है यहाँ पर, और ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोवाइड करता है पूरे सेल को और फिर बाद में पूरी बॉडी को। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो बाहर का हिस्सा होता है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। आज आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट कोशिका में पाई तो जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जितनी मैच्योर यहाँ पर होती है एनिमल सेल में, जितनी परिपक्व या मजबूत अवस्थिति में यहाँ पर होती है, वो यहाँ पर ऐसे नहीं होती है। उसका कारण ये है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ में ही प्लांट सेल में बाहर की ओर सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल को हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं, और कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति एक रिजिड फॉर्म होती है। रिजिड का मतलब ये बाहर से कठोर होती है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन की साथ साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि यहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला भी पाया जाता है। ये सीलिया और फ्लैजेला कैसे कैसे काम करता है, इसको अभी थोड़ी देर के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं ये सभी की सभी कॉमन है, दोनों को दोनों सेल्स में सिमिलर होती हैं, दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। अब एक जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो करेंगे डिफरेंसेस के बारे में, कि दोनों के दोनों सेल्स में कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से व्यापक अंतर होते हैं। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ इसी सेंट्रोसोम से, तो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम को मैंने आपको बताया था कि ये इसका कार्य, इसका फंक्शन होता है सेल में डिवीज़न कराना, यानी कि सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह कोशिका विभाजन के लिए अनिवार्य होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोशिका विभाजन शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। जो काम सेंट्रोसोम यहाँ पर एनिमल सेल में करता है, ये सेंट्रोसोम यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। सेंट्रोसोम को हम सेंट्रियोल के साथ में भी पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल लगभग सेम ही बातें होती हैं। जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में, जबकि यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन आप ये जानते हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो पौधे में भी होता है, तो पौधे में सेल डिवीजन के लिए फिर रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, पौधे में सेल डिवीजन किसके कारण हो पाता है, तो पौधे में सेल डिवीजन डायप्लोसोम के कारण हो पाता है। आप लोगों को मैं साथ में यह भी बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम हिंदी में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ी कठोरता होगी, बड़ी कठिनाई हमारे सामने आएंगी। इसलिए आप लोगों को प्रयास करना है कि आप इसको अंग्रेजी में ही समझो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत बार बच्चों के सामने समस्या पैदा करता है, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी उनसे गलत हो जाते हैं। तो आप प्रयास करना कि इसको अंग्रेजी में ही आप लोग पढ़ सको तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बात करें दूसरी चीज़ यहाँ पर, तो लाइसोसोम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोशिका की आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ये सुइसाइडल बैग आपको यहाँ पर प्लांट कोशिका में, एनिमल कोशिका में आपको दिखाई पड़ेगा, जबकि यहाँ पर आपको यह दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लाइसोसोम केवल और केवल कहाँ पर पाया जा रहा है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। बात करें नेक्स्ट अगर यहाँ पर, तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्यूल पाई जाती है, जो पाई जाती है किसमें, यह पाई जाती है आपके प्लांट सेल में। जबकि अगर इसकी बात करें हम, तो ये एनिमल जो सेल होगा उसमें छोटी छोटी होती है और एक से ज़्यादा होती है। अब अगर बात करें हम वैक्यूल की, तो वैक्यूल का कार्य क्या होता है, तो वैक्यूल का छोटा सा आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना है कि जो भी एक्सेस वाटर होगा, वैसे वैक्यूल के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ बेसिक जानकारी इनकी होनी ज़रूरी होती है।
एक्सेस वाटर को ये पंप आउट कर देता है। पंप आउट का मतलब यानी कि जो अतिरिक्त पानी होगा सेल के अंदर उसको सेल से बाहर करने का कार्य करता है वैक्यूल्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि सेंटर में यानी कि केंद्र में मौजूद होता है यह वैक्यूल, जबकि यहाँ की अगर बात की जाए तो ये वैक्यूल कहीं पर भी कॉर्नर में हो सकते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं। बात करें अगर नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसको बोलते हैं हम एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड की एक फॉर्म होती है जिसको हम लवक भी कहते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में, और इन सभी को तसल्ली से वहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। हम पूरा का पूरा एक छोटा सा टॉपिक हम लेंगे आगे, और उसमें उस सभी को समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इनको सभी को वहाँ पर समझेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो ये होता है एमाइलोप्लास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही दिखाई पड़ेगा, और जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही दिखाई पड़ेगा। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको एनिमल सेल में दिखाई नहीं पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर दे पाया हूँ, और आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या ना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम इसका एक छोटा सा टेबल भी जो इसकी बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी रहे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमने फिगर ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन किया था, 2 फिगर्स हमने बनाए हैं, उन दोनों के दोनों फिगर्स को आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर एक बार आप लोग फिगर को अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद में आप इजीली किसी भी टर्म को वहाँ से उठा करके आपके ब्रेन में एक इमेज बन जाएगी और आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया ताकि आप फिगर्स को नोट कर सको। आप अगर इंटरनेट से देखोगे तो इंटरनेट में फिगर्स बहुत टाइप के आपको दिखाई पड़ेंगे और आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि आप कौन से फिगर को से समझे, कौन से को नोट करे, कौन से को नहीं। इसलिए मैं प्रयास ये किया है कि आपको एक सिंपल से सिंपल फिगर बना करके यहाँ पर समझाया जाए। बात करें अगर सिमिलैरिटीज़ की, तो सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली विशेषताएं है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लिए हिंदी में शब्द था, मैंने पहले बताया था, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य वही फ्लूइड होता है, वही लिक्विड होता है, वही द्रव्य होगा जो सेल के अंदर पाया जाता है जेल की फॉर्म में। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म आपको एनिमल सेल में भी दिखाई पड़ेगा और ये आपको प्लांट सेल में भी दिखाई पड़ेगा। वहीं बात करें दूसरी राइबोसोम की, तो जैसे हमने फिगर में भी समझा है, तो राइबोसोम जंतु कोशिका में भी था और पादप कोशिका में भी मौजूद था। वहीं बात करें तीसरी अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पर आपको दिखाई पड़ रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी था और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी था। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, नंबर्स है, वो एनिमल सेल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। पादप कोशिका की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका में ज़्यादा होती है। बात करें नेक्स्ट तो गोल्जी बॉडीज़ की, तो गोल्जी बॉडीज़ को भी हमने डिस्कस किया था और मैंने बताया था आपको कि गोल्जी बॉडीज़ यहाँ पर भी पाई जाती है और यहाँ पर भी पाई जाती है। जो इस शब्द में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनका हिंदी में भी मतलब यही निकलेगा, इसलिए आप ये मत समझना कि यहाँ पर हिंदी को यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जैसे वहाँ पर आपने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके लिए हमने हिंदी में शब्द जो देखा था वो था अंतः द्रव्य जालिका। तो अंतः द्रव्य जालिका आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही थी और आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही थी। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जो बेसिक समानताएं हैं दोनों के दोनों सेल्स में। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी समानताएं हैं यहाँ पर। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी असमानताएं हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा है दोनों के दोनों फिगर्स को, तो पहली बात तो आपको ये दिखाई पड़ गया होगा कि जो शेप होती है, शेप का मतलब उसका जो आकार है या आकृति जिसको हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें आकृति की, तो आपको पता है एनिमल सेल कैसा था, गोल जैसा था, जबकि ये रेक्टेंगल टाइप का था। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गोलाकार होगी, राउंडेड फॉर्मेट में होगा यहाँ पर सेल, एनिमल सेल जो होता है, या ये समटाइम्स इरेगुलर भी हो सकता है। इसको हम इरेगुलर यानी कि अनियमित भी कह सकते हैं। अनियमित ही है इसलिए होता है क्योंकि इसमें मौजूद सीलिया लगातार सेल में मूवमेंट इंड्यूस करता है और सेल में एनिमल सेल फ्लेक्सिबल ज़्यादा होने के कारण अपनी शेप को कभी कभी चेंज करता रहता है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जबकि मैंने आपको बताया कि ये कैसा होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है।
रेक्टेंगुलर का मतलब बोल सकते हैं चतुष्कोणीय होता है, जो पादप कोशिका होती है वह चतुष्कोणीय होती है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं, इसको हम कोशिका भित्ति भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति मौजूद होती है जबकि यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, यह कोशिका झिल्ली होती तो दोनों जगह है, लेकिन ज़्यादा मैच्योर कंडीशन में कहाँ पर होती है, एनिमल सेल के अंदर होती है। जबकि यहाँ पर जो होगी इसको हम कह सकते हैं कि कवर्ड बाय सेल वॉल, यह सेल वॉल से यानी कि कोशिका भित्ति से घिरी होती है। जैसे कि आप लोगों ने फिगर में भी देखा था, मैं आपको फिर से एक बार फिगर को याद करा दूँ, तो बाहर का जो पोर्शन था ये सेल वॉल थी यहाँ पर, जबकि इसी के अंदर अगर देखें यहाँ पर जो ये पोर्शन था, जो एक छोटी सी प्रोटेक्शन लेयर और थी, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो सेल वॉल ऊपर से उसको प्रोटेक्शन करती है यहाँ पर, तो सेल मेम्ब्रेन इतनी मैच्योर नहीं होती है यहाँ पर जितनी मैच्योर एनिमल सेल में होती है। बात करें नेक्स्ट, तो एक होता है शब्द वैक्यूल। वैक्यूल की अगर बात करें, वैक्यूल के लिए हिंदी में शब्द कोई स्पेसिफाइड कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर। इसको हम वैसे तो सिंपली बोल सकते हैं स्रावी वाहिका इसको कह सकते हैं। स्रावी वाहिका इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो एक्सेस वाटर होता है सेल में, सेल का जो अतिरिक्त पानी होता है उसको सेल से बाहर कर देता है। इसीलिए वैक्यूल जो होगा, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में, जबकि यहाँ पर एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है जो सेंटर में होता है। यानी कि होते तो दोनों जगह है ये, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ होगा इस वाले पोर्शन में वो छोटा होगा, यानी कि छोटा आकार होता है एनिमल सेल में वैक्यूल का, जबकि यहाँ पर साइज़ कैसा था, यहाँ पर साइज़ बड़ा था उसका, तो लार्ज साइज उसका था। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो नंबर्स थे, उनके नंबर्स यानी कि संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी, जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर्स उसका केवल एक ही थी और बड़ी थी। आप यहाँ पर देखोगे कि उसकी जो सिचुएशन थी, अवस्थिति उसकी थी कॉर्नर में यानी कि कोने में, जबकि यहाँ पर आप देखोगे उसकी जो सिचुएशन थी वो कहाँ पर थी, वो सेंटर में थी यानी कि केंद्र में थी। तो यहाँ से तीन बातें आपकी समझ में आई कि वैक्यूल होता तो दोनों में है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आपको बेसिक क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर जो वैक्यूल होते हैं, यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि नंबर्स में वो ज़्यादा होते हैं। इनकी मात्रा वैक्यूल्स की जंतु कोशिका में ज़्यादा होती है, जबकि इनका आकार जंतु कोशिका में छोटा होता है। जंतु कोशिका में वैक्यूल की जो अवस्थिति होती है ये पाया जाता है कोने में, जबकि यहाँ की अगर बात करें तो यह केंद्र में होता है, एक ही होता है लेकिन साइज उसका बड़ा रहता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम सेंट्रोसोम की, सेंट्रोसोम के लिए शब्द हमें पता है कि सेल डिवीज़न उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम कोशिका विभाजन भी कहते हैं। कोशिका विभाजन का जो यह प्रोसेस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होता है। तो सेल डिवीज़न का जो कार्य यहाँ पर किया जाता है वो किया जाता है सेंट्रोसोम के द्वारा, और हमने सेंट्रोसोम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि बोवेरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सेंट्रोसोम को हम कलेक्टिवली सेंट्रियोल भी बोल देते हैं। सेंट्रियोल नाम के ये थ्रेड्स होते हैं। ये सेंट्रियोल स्पेसिफाइड करता है, ये स्पेशली ये रेस्पॉन्सिबल होता है कोशिका विभाजन के लिए। अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम पाया जाता है केवल जंतु कोशिका में, लेकिन यह प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए जो उत्तरदायी होता है उसको हम बोलते हैं डाइप्लोसोम, उसको हम बोलते हैं डाइप्लोसोम। ऐसे ही बात की जाए अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो होता है, आपको पता है कि लाइसोसोम का जो कार्य होता है वह कार्य होता है सेल को डिस्पोज करने का। सेल को डिस्पोज के लिए हम बोल सकते हैं कि यह इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अंतः कोशिकीय पाचन, यानी कि जब कोशिका की एज पूरी हो जाती है तो उसको अंदर ही अंदर यह सेल क्या कर लेता है, उसको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है और निगल करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ताकि उस सेल से कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस ना हो और सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट ना हो, ताकि बॉडी इन्फेक्ट ना हो। तो लाइसोसोम यहाँ पर पाया जाता है जबकि यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है वो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में फिर जो सेल होगा, जो
जिसकी एज कंप्लीट हो चुकी है वह सेल डिस्पोज हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने अपने यहाँ पर टर्म में लाइसोसोम का ही जिक्र किया है। टर्म है सीलिया या फ्लैजेला, इसको हम कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सीलिया एक टाइप का थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है। आपको ध्यान रखना है कि यह थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड के लिए शब्द है धागा, धागा नुमा संरचना होती है। यह धागा नुमा जो संरचना होती है पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ पर पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन में। इसलिए आपको पता है कि चूंकि सेल मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? एनिमल सेल की, इसलिए सीलिया या फ्लैजेला ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि यहाँ पर नहीं पाया जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि सीलिया और फ्लैजेला में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सीलिया जो होगा ये स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि फ्लैजेला एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं बेसिकली आपको एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए यह कोई हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैंने मान लिया कि ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली में जो बड़े बड़े थ्रेड्स टाइप के होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लैजेला, जबकि जो छोटे छोटे होते हैं इनको हम बोलते हैं सीलिया। आपको दोनों को ध्यान रखना है कि बड़े थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजेला और छोटे वालों को कहते हैं सीलिया, और पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी होगी कि इन दोनों का फंक्शन क्या होता है। तो इनका फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका कार्य ज़्यादा प्रमुख है। और कार्य को अगर देखा जाए तो ये दे कोज मूवमेंट, ये मूवमेंट को कोज करते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्या तो सेल के पूरे सेल के, या हम कह सकते हैं सराउंडिंग जो फ्लूइड्स होते हैं, सराउंडिंग फ्लूइड्स, यानी कि सराउंडिंग यानी कि चारों ओर का जो द्रव्य होता है। आपको फिर से इसको सही से समझा देता हूँ कि जो ये होते हैं इनमें लगातार मूवमेंट रहता है। मूवमेंट रहने के कारण जो ऊपर की लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन में एक मूवमेंट पैदा हो जाता है, इस टाइप से मूवमेंट पैदा हो जाता है। यह मूवमेंट कभी कभी सेल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, यानी कि संकुचन पैदा करता है, और कभी कभी उसमें एक्सपेंशन पैदा करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन और एक्सपेंशन यानी कि फैलाव की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। तो डिफ्यूजन का यह प्रोसेस होता है किसके कारण? इसके कारण होता है। अब इस डिफ्यूजन के प्रोसेस में होगा क्या कि जो भी एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर यानी कि जो अतिरिक्त जो द्रव्य होगा उसके अंदर, सेल के अंदर, उसको बाहर निकाला जा सकता है ताकि सेल प्रॉपर फंक्शन करता रहे। चूँकि यहाँ पर पाया जाता है सीलिया और फ्लैजेला, इसलिए जंतु कोशिका राउंड होकर भी, गोलाकार होकर भी कभी कभी अपनी जो स्ट्रक्चर है, अपनी जो शेप है उसमें चेंजेस करता रहता है। इसलिए हम इसको राउंड सेल के साथ साथ में इरेगुलर सेल भी कहते हैं। जबकि सीलिया चूँकि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, यहाँ पर यह नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल मौजूद होती है। और आपको पता है कि सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वह काफ़ी रिजिड होता है। रिजिड का मतलब बहुत ही कठोर होती है सेल वॉल एज़ कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट ये सीलिया या फ्लैजेला उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सीलिया का और फ्लैजेला का। बात करें लास्ट प्रमुख ट्रेट की, लास्ट प्रमुख जो एट्रीब्यूट होते हैं दोनों के, उसको हम कह सकते हैं प्लास्टिड। अब जो प्लास्टिड होता है इसके लिए हिंदी में शब्द आपको ध्यान रखना है, लवक होता है, इसको लवक कहते हैं हम। प्लास्टिड की खास बात यह होती है कि यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जबकि यह प्लांट सेल में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको हम समझेंगे प्लास्टिड के पूरे के टॉपिक को डिस्कस करके। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में, और प्लास्टिड के साथ साथ में कितने टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं और कैसे कैसे ये फंक्शन करते हैं एक प्लांट सेल के अंदर। बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड को मैंने आपको बताया कि लवक कहते हैं हिंदी में। प्लास्टिड के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इस बात को समझना हमें थोड़ा ज़रूरी है। अब फंक्शन का मतलब है कार्य, क्या क्या कार्य कर सकता है प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम जनरली जानते हैं किचन ऑफ सेल के नाम से भी, यानी कि कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर। और साथ ही साथ में हम इसको कह सकते हैं कि ये इसमें पाए जाते हैं कुछ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स को हम बोलते हैं वर्णक कह सकते हैं,
यानी कि कलर जो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यह फूलों को और जो फल होते हैं उनको रंग प्रदान करता है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं कुछ पिगमेंट्स। आपको ध्यान रखना है कि बेसिक डेफिनेशन जो होगी प्लास्टिड की, इसको हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। बात करें अगर प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड को मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि प्लास्टिड डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट जो फ्लावर्स होते हैं, उनको कलर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोवाइड कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे प्लास्टिड के टाइप्स को समझ करके। तो प्लास्टिड के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो प्लास्टिड होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए हिंदी में शब्द होता है हरित लवक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्लास्टिड होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के लिए जो शब्द होगा इसको बोलते हैं वर्णीय लवक। यहाँ पर वर्ण का संबंध कलर से है, ये आपको ध्यान रखना है, कलर से है यानी कि रंग से है, वर्ण से है, जो वर्ण यानी कि रंग प्रोवाइड करता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका उसको कहते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। अब जब हम इन तीनों को बेसिकली समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे काम करता है ये प्लास्टिड सेल के अंदर। बात करें अगर सबसे पहले प्लास्टिड की, तो सबसे पहला प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको पहले भी एक बात और ध्यान में आपको रखनी है लगातार कि यह केवल कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में ये पाया जाता है, तो आप बेसिकली समझ पाओगे कि कैसे कैसे काम करता है। तो जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को ही हम जो यहाँ की अगर बात करते हैं तो जो बेसिकली जानते हैं किचन ऑफ सेल के नाम से, किचन ऑफ सेल यानी कि कोशिका की रसोई घर, तो इसको कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और कोशिका का रसोई घर कहने के पीछे जो फैक्टर है, जो कारक है उसके पीछे, वो है कि यहाँ पर पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। अब पौधा अपना भोजन जो तैयार करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप सभी के सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधा अपना भोजन तैयार कर पाता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण होने की शर्त 2 होती है कि इसके लिए 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए होती हैं। यहाँ पर फोटो लिखा हुआ है, प्रकाश आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर लाइट तो चाहिए होगी, यानी कि प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल के लिए हिंदी में शब्द होगा पर्णहरित। अब पर्णहरित क्या है, एक वर्णक होता है ये भी, यानी कि एक पिगमेंट होगा। ये पिगमेंट भी आप इसके नाम से ही बता सकते हैं कि पिगमेंट जो होगा वह कौन सा कलर प्रोवाइड करता है पौधे को, हरित, यानी कि हरा कलर प्रोवाइड करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लीव्स में, यानी कि पौधे की पत्तियों में। तो यह पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अब यहाँ पर फिर से वापस आते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, यानी कि जो हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है, यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट एक इम्पोर्टेंट प्लास्टिड होता है। अब आप सभी के सभी जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यह प्रोसेस कैसे होता है, तो मैं एक इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इस चीज़ को। आप यहाँ पर इस इक्वेशन को अच्छे से समझना। जैसे अगर आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को जो है पहले पढ़ना सीखा है या नहीं भी सीखा है, तो आप उसको फिलहाल भी यहाँ पर समझ ही पाओगे आराम से। अगर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है के साथ में अगर हम जल यानी कि वाटर का जो रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास में जो नई बैलेंस जो इक्वेशन निकल करके आती है वो आती है H12O6 6O2 + 6H2O। हमारे पास में यह इक्वेशन निकल करके आती है। अब यहाँ पर अगर और थोड़ा डिटेल में हम इस चीज़ को समझें तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो ये रिएक्शन है, यहाँ पर पहली जो गैस है वो इम्पोर्टेंट गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर साथ में हमें आवश्यकता पड़ी है किसकी, वाटर की, यानी कि जल की। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश,
और साथ ही साथ में यहाँ पर दूसरा क्या होता है जिसको हमने कहा था क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित। तो पर्णहरित में प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में, जल के साथ में रिएक्शन करती है तो जो नया पदार्थ निकल कर आता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म को हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस वापस से आपको दिखाई पड़ेगी, साथ में फिर से यहाँ पर लास्ट में वाटर आ गया है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों को और भी बेसिकली ध्यान रखना है, क्योंकि यह बार बार बाद में आपको काम भी आएगा। आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस की ज़रूरत पड़ती है वो गैस कौन सी होती है? CO2। यही वजह है कि प्लांट CO2 लेते हैं और CO2 के बाद में फिर उसमें जब ऐड होता है वाटर, तो वाटर के साथ में यह CO2 गैस रिएक्शन करके क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसी को बोलते हैं हम प्लांट्स फूड, यानी कि पौधे का भोजन। यह पौधे का भोजन जो तैयार हुआ है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में हुआ है, और हुआ है कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए आप समझ पाए होंगे बेसिक बात कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको किचन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, यानी कि उसको कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है। छोटा सा यहाँ पर आपको मैं फिगर के माध्यम से इसको समझाना भी चाहूँगा कि यह इम्पोर्टेंट क्यों होता है। मान लीजिए यह कोई पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई ये एनिमल है, ये तो कोई पेड़ है यहाँ पर, प्लांट है कोई, और यहाँ पर कोई ये एनिमल है, कोई जंतु है यहाँ पर। इन दोनों के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे होता है, जिसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। यह पेड़ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से इस एनिमल को, इस जंतु को जो गैस प्रोवाइड करता है वह है O2, और ऑक्सीजन गैस इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम श्वसन कहते हैं, और श्वसन के लिए जो प्रमुख गैस होती है वह ऑक्सीजन होती है। जब हम बाद में पढ़ रहे होंगे एनिमल्स के बारे में तो वहाँ पर रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर अगर देखते हैं हम, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट गैस होती है, लेकिन इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में O2 का कन्वर्जन हो जाता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि जब एक्सेल करते हैं एक्सेलिंग के प्रोसेस में, यानी कि श्वास छोड़ने के प्रोसेस में, हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं, एमिशन करते हैं। यही CO2 गैस को की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कौन सी के लिए ज़रूरत पड़ती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य गैस होती है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस में CO2 का जो कन्वर्जन होता है O2 में, तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट उसको कर देता है। यही ऑक्सीजन वापस से फिर प्राणी के पास में पहुंचता है और श्वसन के माध्यम से फिर से ऐसे कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। तो यह लगातार होने वाला एक प्रोसेस है, और इसीलिए पेड़ पौधे भी उतने ही अनिवार्य है जितना कि जीव जंतु होते हैं। इसी को ही हम कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब है कि दो अलग अलग स्पेसीज़ हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। एक वनस्पति है, दूसरा जो है जीव जंतु है। जीव जंतु वनस्पतियों पर आश्रित करते हैं और वनस्पति जीव जंतुओं पर आश्रित करते हैं। इसके लिए हिंदी में शब्द होगा सहजीविता। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया हुआ ये छोटा सा प्रोसेस। जो यह प्रोसेस जो होता है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वह क्लोरोप्लास्ट होता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। दूसरा इम्पोर्टेंट जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के नाम से ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि यह वर्णीय लवक होता है। वर्णीय लवक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट जो होता है वो डिफरेंट कलर्स को प्रोवाइड करता है, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। जैसे कि रेड कलर, येलो कलर, आपने बहुत सारे फ्रूट्स देखे होंगे, फल देखे होंगे, बहुत सारे आपने फ्लावर्स देखे होंगे जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। जैसे कि डार्क रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन तो है ही है, साथ में हमने डिस्कस किया ग्रीन के बारे में क्लोरोप्लास्ट में। और ऑरेंज के अलावा यहाँ पर और कौन सा कलर हो सकता है? येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्रोमोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट एक वर्णक इसमें पाए जाते हैं, और ये वर्णक जो होंगे अलग अलग वर्णक होते हैं जो अलग अलग कलर्स को प्रोवाइड करते हैं।
बात हो रही है जब वर्णक की, तो जो पहला वर्णक होगा उसको हम कहते हैं लाइकोपीन। देखिए आप इसको हिंदी में भी लाइकोपीन ही पढ़ पाओगे, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफाइड कोई वर्ड ऐसा, कोई शब्द ऐसा हिंदी में मौजूद नहीं है। तो लाइकोपीन जो होता है, लाइकोपीन जो कलर प्रोवाइड करता है वह रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड यानी कि लाल रंग। यह लाल रंग प्रदान करता है। और लाल रंग भी किसको स्पेशली अगर हम देखें तो जो राइप टोमेटो होता है, राइप टोमेटो को बोल सकते हैं टोमेटो यानी कि जो लाल टमाटर होते हैं, यानी कि पका हुआ जो टमाटर होगा उसका जो कलर होता है, आपने देखा है कि उसमें रेड कलर होता है। तो जो रेड कलर होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ऐसे हम रेड पेपर की बात कर सकते हैं। रेड पेपर के लिए हिंदी में शब्द है लाल मिर्च। जो लाल मिर्चें होती हैं आपने देखा भी होगा, तो लाल मिर्चों को जो कलर प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा पिगमेंट कर रहा है? लाइकोपीन। और लाइकोपीन इज़ ए पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट, तो इसीलिए लाइकोपीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो सकता है उसको हम कह सकते हैं कैरोटीन पिगमेंट। कैरोटीन पिगमेंट जो होगा, कैरोटीन पिगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कैरोटीन के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि कैरेट का नाम यहाँ पर आ रहा है, और कैरेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, या समटाइम्स वो रेड भी हो सकता है। तो अगर बात की जाए कैरोटीन की, तो कैरोटीन जो रेड या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है वह किसको करता है? कैरेट को, यानी कि गाजर को। तो इसलिए गाजर के इस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है कैरोटीन पिगमेंट, और कैरोटीन पिगमेंट जो पाया जाता है वह क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है बिटानिन। तो बिटानिन यहाँ पर बी है ये, बिटानिन। अब बिटानिन जो नाम आया है यह आया है शब्द बीट से, और बीट को हम जनरली पूरा बोलते हैं शुगर बीट। शुगर बीट के लिए हिंदी में शब्द होता है चुकंदर, और चुकंदर को आपको पता ही है कि चुकंदर का कलर जो होता है वो कैसा होता है? डार्क रेड। डार्क रेड का मतलब है कि गहरा लाल रंग जो प्रोवाइड करता है वह बिटानिन प्रोवाइड करता है। ऐसे ही बात करें अगर नेक्स्ट इसके अलावा और भी, तो बात करेंगे हम एक नेक्स्ट पिगमेंट के बारे में जिसको हम बोलते हैं जेंथोफिल। चौथा होता है, इसको बोलते हैं जेंथोफिल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेंथोफिल। आप लोग उसको एक्सेंथोफिल नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ना है आपको जेंथोफिल। देखिए मैं एक बात और भी यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। कुछ बच्चे अगर हिंदी माध्यम से हैं और उनको लगता है कि शब्द काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट उनको ये नज़र आते हैं, तो आप लोगों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरे के पूरे सेंटेंस, पूरे के पूरे वर्ड को एक बार में ना पढ़ो। आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज बना लोगे छोटे छोटे उसकी। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता है ये जेन है, जेन, फिर ये पता है थो है, फिर ये पता है फिल है, तो मैंने कहा जेन थो फिल। जैसे मैं एक दो बार इसको प्रोनाउंसिएशन करूँगा, इसका वर्ड का उच्चारण करूँगा, तो मुझे याद हो जाएगा कि जेंथोफिल कहेंगे इसको, जेंथोफिल जेंथोफिल जेंथोफिल। तो आप इसी टाइप से बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो जेंथोफिल जो होता है ये भी एक पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट जो होगा ये भी पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, जो रेड के साथ साथ में येलो कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यह दोनों कलर्स होते हैं, ये फ्लावर्स यानी कि फूलों को प्रदान करता है। तो जेंथोफिल लाल और पीला रंग प्रदान करता है फूलों को। तो ये क्रोमोप्लास्ट है जो प्लास्टिड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और एक इम्पोर्टेंट टाइप है। तीसरा और लास्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा प्लास्टिड है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं अवर्णी लवक। अब आप इसके नाम से इस बात को भी जो समझ पा रहे होंगे कि ये अवर्णी है, यानी कि इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, तो इसको बोल सकते हैं हम कलरलेस। आप ध्यान रखना कि कलर की स्पेलिंग में ओ भी आ सकता है और ओ यू भी हम यूज़ कर सकते हैं, वह हम पर डिपेंड करता है। तो यह एक कलरलेस पिगमेंट होता है, जो कि इसमें कोई कलर ही नहीं होता है, तो इसको पिगमेंट कहना भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हम फिर भी इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे कलरलेस पिगमेंट के रूप में, यानी कि रंगहीन वर्णक होता है, रंगहीन। इसका कोई भी रंग नहीं होता है और यह कोई भी रंग प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अगर यह रंगहीन है, इसका कोई कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर इसका होने का मतलब क्या है? यानी कि इसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा, भले ही यह कोई भी कलर को प्रोवाइड ना कर रहा हो। इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है यह स्टोर करता है फूड को, इट स्टोर्स फूड। यह भोजन को संचित करता है। अब भोजन को संचित कहाँ पर करेगा ये? तो संचित जो करता है वो करता है स्टेम के अंदर। स्टेम को हम बोलते हैं तना। जो पौधे का तना होता है, पेड़ का तना होता है, स्टेम होता है,
उसके अंदर यह पौधे का जो भोजन होगा उसको संचित करता है। एक छोटा सा फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम समझेंगे भी इस बात को कि अगर ये कोई पेड़ है तो ये उसकी लीव्स है, लीव्स को हम पत्तियाँ बोलते हैं जनरली। ये जो हिस्सा है नीचे वाला इसको हम रूट्स कहते हैं, रूट्स के लिए हिंदी में शब्द होगा जड़। और जो ये बीच वाला हिस्सा है या बड़ी बड़ी जो डालियाँ होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, इसको ही हम कहते हैं स्टेम। स्टेम मतलब तना। तो ये तना में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है जो कलरलेस पिगमेंट होता है, एक प्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो प्लास्टिड का एक टाइप होता है। तो ये वहाँ पर पौधे में भोजन को क्या करता है, संचित करता है। थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में अगर देखें तो इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स आपको तभी याद करने हैं जब आपका एग्ज़ाम कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, IAS या PCS का एग्ज़ाम, क्योंकि जनरली जो है छोटे एग्ज़ाम्स में इसके टाइप्स को पूछना बड़ा मुश्किल है और शायद पूछे भी नहीं जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप IAS या PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको जितनी भी बातें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आपको सारी को डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। बात करें अगर ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स की, तो इसका जो पहला टाइप होता है उसको हम कहते हैं एमायोप्लास्ट। एमायोप्लास्ट। अब एमायोप्लास्ट के लिए हिंदी में शब्द भी एमायोप्लास्ट ही होता है। और एमायोप्लास्ट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोर करता है फूड को, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब फूड भी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है और फूड के साथ में और भी कुछ जो है कुछ हिस्सा हो सकता है फैट का और प्रोटीन का। तो एमायोप्लास्ट जो करता है ये करता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट को यह कार्बोहाइड्रेट को यह क्या करता है, स्टोर करके रखता है एमायोप्लास्ट अपने अंदर। यह कार्बोहाइड्रेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं यह स्टार्च की फॉर्म में होता है और स्टार्च के लिए हिंदी में शब्द होता है मंड। अब ये स्टार्च क्या होता है इसके लिए हम बाद में जब हम डिस्कस कर रहे होंगे पौधा या न्यूट्रिशन नाम के टॉपिक को, जिसको हम पोषण कहते हैं, तो वहाँ पर इसके बारे में तसल्ली से डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो प्लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ऐसे आपको 2 से 3 बार इसको जब आप इसको उच्चारण कर लोगे तो आपकी इस आराम से समझ में भी आ जाएगा। तो एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टोर करता है प्रोटीन को, इट स्टोर्स प्रोटीन। तो यह प्रोटीन को संचित करने में, यहाँ पर स्टोर का मतलब संचित से है, संचित का मतलब एक जगह इकट्ठा रखना, तो संचित करता है प्रोटीन को, इसलिए एल्यूरोप्लास्ट भी एक इम्पोर्टेंट ल्यूकोप्लास्ट होता है। इसके अलावा लास्ट की अगर बात करें हम तो लास्ट के को बोलते हैं एलेयोप्लास्ट। जो एलेयोप्लास्ट होता है ये स्टोर करके रखता है फैट को। और आपको पता है कि फैट भी हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फैट का चूँकि कंजप्शन बहुत ही ईजीली, बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत ही स्लाइटली होता है, इसलिए फैट को पाचन करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इस प्रकार से हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए फैट की यानी कि वसा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आज की क्लास अच्छे प्रकार से आई होगी। क्लास का टाइम का ड्यूरेशन जो बढ़ता है उसमें आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसके संबंध में यदि कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें बता सकते हैं उसके बारे में। और वहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आपकी पुरानी चीज़ें छूट जाएंगी उनको हम वहाँ पर कवर कर देंगे। वैसे मैं अपनी क्लास में प्रयास इस बात का करता हूँ कि कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक ना बच पाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों से साथ ही साथ में मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हम जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी चल रहा है तो बायोलॉजी की पूरी सीरीज़ आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें 25 से 30 वीडियोज़ होंगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग 25 से 30 वीडियोज़ को अच्छे से देख लेते हो तो दोबारा से कभी आपको बायोलॉजी को कहीं और से किसी एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार दोस्तों।